होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन यानी कि इससे पहले हमने सामाजिक जीवन पढ़ लिया, उसका धर्म पढ़ लिया, अब उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन किस आधार पर था और कैसा था उनका। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम कृषि पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि थी, यानी कि उसका आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य ढांचा था वो कृषि पर आधारित था। इसमें कोई दो राय नहीं कि इतना बड़ा व्यापार, उद्योग धंधे, उनका जो व्यापार वाणिज्य था वो सब कृषि पर टिका हुआ था, है। उनकी पूरी इकोनॉमिक्स कंडीशन कृषि पर आधारित थी। अब हम देखते हैं कि कृषि उस समय कई प्रकार के, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, सरसों, राई, इन चीज़ों का हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य खाद्यान्न था वह गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। गेहूं की हमें कई किस्म मिली हैं, यानी कि जो गेहूं की जो मुख्य जो दो प्रजाति थी, टिट्रिकम कम्पैक्स, टिट्रिकम कम्पैक्स, टिट्रिकम कम्पैक्स, एक तो ये थी, और दूसरी थी जो स्फेरोकोकम्स, फेरोकोकम्स, यानी कि ये जो गेहूं की जो प्रजातियां थी, आज भी ये पंजाब, हरियाणा के आसपास उगाई जाती है। यानी कि जो ये गेहूं की जो, जैसे आज अपन उगाते हैं, कहीं सोना कल्याण है, कहीं 3765 है, कहीं 3077, जो किस्में होती थी, जो पहले जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, ये हमें आज भी पंजाब के क्षेत्र में उगाई जाती है। बनवाली से हमें बढ़िया किस्म का जौ मिला है। क्या मिला है? बढ़िया किस्म का। और कृषि के सूती कपड़ा के हमें अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। कपास सिंधु घाटी सभ्यता का उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा लोथल और रंगपुर, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले, रंगपुर से धान की भूसी, इधर हरियाणा से चावल के अवशेष मिले। तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि थी वो मुख्य थी और उसका अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर था। यहाँ पर हमें अब बात करते हैं कि खेती किस आधार पर की जाती थी, यानी कि हमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनावली, मोहनजोदड़ो और बनावली से, मोहनजोदड़ो और बनावली से हमें हल्के खिलौने मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ, अब कुछ इतिहासकारों ने बताया कि वहाँ लकड़ी के हलों का उल्लेख किया जाता था। कालीबंगा से हमें क्रूड यानी जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर कृषि के लिए कोई लकड़ी के हल से या फाल से कोई ऐसा कोई हमें अवशेष नहीं मिला। खुदाई के अंतर्गत कोई फावड़ा मिला है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लकड़ी के हल के द्वारा जुताई करते होंगे। और अक्टूबर और नवंबर ये बाढ़ वाले इलाके में रहते थे, और बाढ़ वाले इलाके में रहते थे, जैसे नदियों के किनारे पर, जो नदियों के किनारे पर जो बाढ़ आती थी और बाढ़ से जो मिट्टी बहाकर आती थी और उस मिट्टी में नमी होती थी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में
वो क्या करते थे, उस पर फसल बो देते थे और मार्च और अप्रैल में उस फसल को काट लिया करते थे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि पर आधारित था, यानी कृषि उनका मुख्य धंधा था। इसके अलावा हमें सौराठ के बालाकोट से, सौराठ बालाकोट से बाजरा का साक्ष्य मिला है। बाजरा का साक्ष्य मिले, तो इससे पता चलता है कि वहां पर सौराठ बाजरे की खेती की जाती थी। तो हमें पता चलता है यहाँ गेहूं, जौ, तिल, सरसों, राई, बाजरा, कपास, इनकी खेती मुख्य रूप से की जाती थी। इसके अलावा और भी जैसे तरबूज, मटर, इनके भी शिल्प और उद्योग धंधे, यानी कृषि, पशुपालन। अब तीसरे पॉइंट है शिल्प और उद्योग धंधे। तो शिल्प और उद्योग धंधे में सबसे पहले आता है वस्त्र उद्योग, यानी कि वस्त्र उद्योग। यानी कि सिंधु सभ्यता से हमें पता चलता है कि उद्योग धंधों में वस्त्र उद्योग, यानी कि हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का अवशेष मिले हैं। क्या मिले? सूती कपड़े के अवशेष। और कुछ सुइयां मिली हैं। कपास का उन्नत अवस्था में था तो कपास के साक्ष्य। तो इससे हमें पता चलता है कि जब कपास मिला है तो ये लोग सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले, तो वहाँ पर वस्त्र उद्योग उनका मुख्य उद्योग रहा होगा। यानी कि एक कलश के भीतर कपड़े का कुछ टुकड़ा मिला है, यानी कि मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी ने एक चांदी के पात्र से एक कलश के भीतर एक सूती कपड़े का अवशेष मिला है। और मोहनजोदड़ो से ही हमें एक मिट्टी के पात्र के अंदर कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर वस्त्र उद्योग मुख्य उद्योग रहा। कालीबंगा मिट्टी के बर्तन से टुकड़ा मिला है जिस पे कपड़े का चिन्ह अंकित मिला है। कताई बुनाई से प्रयुक्त 2 या 3 छेद वाले तकवे सिंधु सभ्यता में अधिकांश मिले हैं। इसके अलावा कपड़ों पर रंगाई छपाई के कुछ अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कपड़ों का रंगाई और छपाई भी जानते थे। इसके बाद आते हैं राजगीर एवं नाव निर्माण। राजगीर, यह राजगिरी व नाव निर्माण। यानी कि वस्त्र उद्योग के बाद में राजगिरी, यानी यहाँ के लोग मकान की चिनाई का काम करते थे। यहाँ अपन देखा है कि नालियों को उन्होंने पक्की ईंटों से बनाए, मकान बनाए, सेल खेड़ी मिट्टी से मकान बनाए। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर राजगीर व नाव निर्माण उद्योग उनका मुख्य व्यवसाय था। यानी कि मकान को बनाते थे और मकान बनाने के बाद उनको जो कारीगर होते थे अपनी जो कलाओं को दर्शाते थे, हैं, इसके अंतर्गत जो राजगीर जो उद्योग धंधों में लगे हुए थे, कोई चटाई बुनने का कार्य करता था, कोई मनके बनाने का कार्य ये करता था। तो जो अपने अपने उद्योगों में जो कारीगर होते थे वो ऐसे ही मकान बनाने में उद्योगों में सिद्ध हासिल थे। लोथल से हमें गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। तो गोदीवाड़ा का अवशेष मिले तो वहाँ पर नाव बनाने के कारखाने भी हमें वहाँ से मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वे राजगीर और नाव निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे।
मृद भांड, यानी कि कुम्हार के बर्तन वहाँ पर बनाने में बहुत सारे हमें मिले हैं, जिन पर अनेक प्रकार की चित्रकारी मिली है। चित्र दूसरे मृद भांड हैं, जैसे इस प्रकार के मृद भांड जो मिले हैं हमें, तो उन मृद भांडों से हमें पता चलता है कि वहाँ के जो बर्तन बनाए जाते थे उनकी जो कला थी वो एक विकसित अवस्था की कला थी। मृद भांडों को चिकना और चमकीला होना उनका मुख्य विशेषता थी। इस प्रकार के कुम्हार के जो चाक का खूब प्रचलन था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इसके बाद धातु उद्योग, धातु उद्योगों के अंतर्गत अगला है चौथा, धातु उद्योग। धातु उद्योगों के ऊपर बात करते हैं कि वहाँ पर धातु उद्योग भी मुख्य था, जैसे सोने, चांदी, तांबा, पीतल के आभूषण बनाए जाते थे, खिलौने बनाए जाते थे, साथ साथ बर्तन बनाए जाते थे। तो इस समय पता चलता है कि वहाँ पर इनका ज्ञान था। धातु उद्योग सबसे प्राचीन विधि मधुचिष्टित यानी कि लुप्त मोम विधि का उल्लेख आज भी हमारे भारत के अंतर्गत लोग करते हैं, यानी कि सबसे जो प्राचीन विधि थी उसको मधुचिष्ट या लुप्त मोम विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चनहुदड़ो और लोथल से, चनहुदड़ो और लोथल से और लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले। तो हमें पता चलता है कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धातु उद्योग मुख्य और महत्वपूर्ण था। यानी कि गरीब लोग हड्डी, सीप, हाथी दांत इन प्रकार के धातुओं की जगह इनका इस्तेमाल करते। जो अमीर लोग थे वो धातुओं का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अन्य व्यवसाय अगला है अन्य व्यवसाय। अन्य व्यवसाय के अंतर्गत जैसे अभी मैं बात करता हाथी दांत, इसके अलावा सीप, इसके अलावा हाथी दांत, सीप, पैमाना। हाथी दांत के बना सीप के बना जाते थे, हाथी दांत का पैमाना बनाया जाता था, हैं? इस प्रकार के खिलौने बनाए, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। इसके अलावा और जैसे शंख का बना हुआ एक बैल, शंख, शंख का बना हुआ बैल, बना हुआ बैल। तो इस प्रकार हमें अन्य व्यवसाय के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा सीप, घेंगा, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मोहनजोदड़ो प्राप्त एक घेंगा का बना हुआ खिलौना विशेष सुंदर था। मोहनजोदड़ो से, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से घेंगा का बना हुआ एक सुंदर खिलौना मिला है। इसके अलावा सेंधव सभ्यता में हाथी दांत की बनी हुई एक छड़ मिली है और अन्य सेंधव पिच्चीकारी का काम भी उन्नत अवस्था के अंतर्गत था। तो इससे हमें पता चलता है कि चनहुदड़ो से सेल खेले की मोहरे, चाट, बटकरे तैयार किए जाते हैं। चनहुदड़ो से सेल खेली, मोहरे, चाट
के बटखरे तैयार किए जाते। बालाकोट और लोथल से सीप उद्योग शुरू से। कहाँ से था? बालाकोट और लोथल से। बालाकोट और लोथल से सीप उद्योग उन्नत अवस्था के अंतर्गत था। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे व्यवसाय भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माप तोल। क्या आता है? माप तोल। माप तोल। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें इन लोगों को माप तोल का भी ज्ञान था। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सिंधु सभ्यता वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, वो वस्तु विनिमय करने के लिए आदान प्रदान वस्तुओं को करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर गोलाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, ढोलाकार इस प्रकार के बाट मिले हैं। जैसे गोलाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार। तो इससे हमें पता चलता है कि वो माप तोल का उनको ज्ञान था। अब माप तोल की अपन बात करते हैं। वहाँ पर 16 छटांग का एक शेर होता था। कितने का? 16 छटांग का के तो होता था, एक शेर होता था। 16 आने का 1 रुपया होता था। 16 आने का एक रुपया होता था। यानी कि वहां पर 16 के गुणज में चलती थी, यानी कि 16 के गुणज के अंतर्गत चलते थे। जैसे मैं आपको बताता हूं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसके अलावा 320, 640, 1600, 6400 इस प्रकार का 16 के गुणज के अंतर्गत चलती थी। अब बात करता है यानी कि लंबाई माप, यानी कि लंबाई की माप 37.6 सेमी का 1 फुट होता है। लंबाई की बात करते हैं, 37.6 इंच का 1 फुट होता था। 36.6 सेमी का, 36.6 सेमी का क्या होता था? 1 फुट होता था। और 1 फुट के अंतर्गत 51.8 सेमी से 53.6 सेमी, यानी कि 51.8 सेमी से 53.6 सेमी का 1 हाथ होता, क्यूबिट होता था। तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माप तोल का उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था। और इसके अलावा भी नापने के लिए, मैके ने बताया कि नापने के लिए हमें वहाँ पर हाथी दांत के पैमाने भी मिले हैं, जो मिट्टी के भी मिले हैं, तो आजकल वो टूट चुके हैं। तो हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माप तोल का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसके बाद में आता है व्यापार वाणिज्य। क्या आता है? व्यापार और वाणिज्य। और व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों प्रकार का व्यापार था। अंतर्राज्यीय
और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दोनों प्रकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। अंतर्राज्यीय व्यापार में मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो स्थल मिल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनोद्रो, रंगपुर, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, कालीबंगा, तो इनसे हमें पता चलता है कि इनसे वो इस प्रकार के जो मोहरे मिले, साधन मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि वो व्यापार। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से मेसोपोटामिया से है उनका व्यापार उन्नत अवस्था में था। और व्यापार के बाद जब बात करते हैं धातु व्यापार के अंतर्गत, जैसे अपन बात करते हैं सोना, कर्नाटक से सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक से और अफगानिस्तान से। इसके बाद चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से। अफगानिस्तान से और ईरान से। इसी प्रकार तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। इसके अलावा टिन मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। टिन मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। इसके अलावा शीशा मंगाया जाता था राजस्थान, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत और ईरान, अफगानिस्तान, इसके अलावा गोमेद सौराष्ट्र और गुजरात से। फिरोजा ईरान से। लाज वर्ण मेसोपोटामिया से। शिलाजीत कश्मीर से। यानी कि हमें जो व्यापार वाणिज्य होता था तो इन क्षेत्रों से ये चीज़ें मंगाए। सोना मंगाया जाता कर्नाटक और अफगानिस्तान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टिन मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। शीशा राजस्थान, दक्षिणी भारत, ईरान, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र और गुजरात से मंगाया जाता था। फिरोजा ईरान से आता था। लाजवर्ण मेसोपोटामिया से और शिलाजीत कश्मीर से। तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामग्री होती थी, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं हड़प्पा से तांबे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तो पता चलता है कि जो तांबे की इक्का गाड़ी, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए हमें बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि हमें ऊँटों की पीठ पर लाद कर या बैलगाड़ियों
के माध्यम से, कि घोड़े के हमें अवशेष कम मिले। इसके अलावा सौराष्ट्र प्राप्त से हमें भगत राव नर्मदा, हिरण्य नदी के किनारे से प्रवास पाटन, साबरमती, लोथल, मकरान इत्यादि से हमें व्यापारिक केंद्रों के अवशेष मिलते हैं। जैसे अब लोथल से डाकयार्ड या जहाज़ों का हमें व्यापारिक केंद्र मिला है, जिससे जहाज के द्वारा, नाव के द्वारा माल को आदान प्रदान किया करते थे। तो इसके अलावा हमें अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों से हमें व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया से हमें एक बेलनाकार मोहर मिले जिस पर कुबड़ वाला वर्षभ का चित्र मिला है। मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर मिली है जिसमें कुबड़ वाला सांड। तो हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार वाणिज्य किया करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया से उनका व्यापार वाणिज्य था। मनके बनाने के उद्योग गुजरात से था। तो यानी कि तो हमें पता चलता है कि लोथल से वो मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा हमें मेसोपोटामिया के अलावा मेसोपोटामिया के मेलुआ, दिलमुन और मकन से व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया का दिलमुन, मगन, मेसोपोटामिया का दिलमुन, मगन और मेलुआ से हमें व्यापारिक संबंध है। अब मेलुआ की बात करते हैं तो मेलुआ वर्तमान के अंतर्गत सिंध क्षेत्र से पहचान करते हैं। किससे क्षेत्र के? मेलुआ के सिंध क्षेत्र से। और दिलमुन की कहां से पहचान करते? मेलुआ के सिंध प्रदेश से पहचान करते। दिलमुन की बहरीन द्वीप से करते। दिलमुन की कहां से करते? बहरीन द्वीप से करते। और मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से। बलूचिस्तान के मकरान तट से करते हैं। तो हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों से उनका मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध था। अभी हमें मेलुआ के विषय में मेसोपोटामिया मिथिक बताता है कि तुम्हारा हाजा पक्षी जब उसकी आवाज राजप्रसाद तक सुनाई देती, यानी कि मिथिक बताता है कि तुम्हारे एक हाजा पक्षी जिसकी आवाज राजमहल तक, ये हाजा पक्षी यानी कि वहां से मोर से संबंध बताया गया है। दिलमुन को सूर्यों का देश, यानी कि सूर्यों का देश, साफ सुथरा देश बताया गया है। और हाथियों का देश भी कहा गया। इससे हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों के बारे में उनका व्यापारिक संबंध रहा, यानी कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ उनका बाह्य व्यापार भी उन्नत अवस्था के अंतर्गत रहा था। यानी कि व्यापारिक संबंध के क्षेत्र में देखा जाता है तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में ये था, इसलिए उसको नगरीकरण की सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में आता है सिंधु सभ्यता की लिपि। यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको आज तक विद्वानों ने पढ़ा नहीं जा सका। सर्वप्रथम 1853 के आसपास में 1853 के आसपास में ये लिपि प्रकाश में आई थी, लेकिन 1923 तक
यह लिपि पूर्णतः प्रकाश में आ चुकी थी 1923 तक, 1853 के अंतर्गत इस लिपि को। लेकिन यह लिपि जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती? इधर से शुरू होकर फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, इस प्रकार। इस लिपि को यानी कि गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि के भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। बूटो-फोर्डनिक लिपि भी कहा जाता है। बूटो-फोर्डनिक, ब्रस्तो-फोर्डनिक लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि गोमूत्र के जैसे बैल गाय के मूतने की स्थिति में दिखाया गया है, यानी कि पहले इसको दाएं से शुरू करता था, फिर इसको बाएं लिखा जाता था। तो इस प्रकार जो लिपि थी इसके अंतर्गत 375 से लेकर और 400 के बीच में चित्र बताए गए हैं, यानी कि इसको चित्र के आधार पर इसको दर्शाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा युवाकार के चित्र हैं। किसके? युवाकार के चित्र हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ने में नहीं आई है। यह लिपि को पढ़ने के लिए प्रयास करने वालों में कौन कौन है? के.एन. वर्मा, एन वर्मा, दूसरा है के.एन. वर्मा, वी.एस. राव, आई. महादेवन, वी.एस. पाठक, बीबी लाल, ऐसे इतिहासकारों ने इसको पढ़ने में अत्यधिक महत्वपूर्ण ध्यान दिया, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ने में कोई सफल नहीं हुआ। इसलिए इसको हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि हम इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। यानी कि ऐसी लिपि हमको लिखित में तो उसको उपलब्ध हुई, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। उसको हम किस में कहते हैं? आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपने जो पढ़ाएंगे अपन या सिंधुघाट सभ्यता के पतन पढ़ा देंगे, या फिर अगला जो नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है।